चलिए आगे के सेशन को हम डिस्कस करते हैं। वॉइस में हमने पार्ट 3 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम वॉइस के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम लोगों ने थोड़ी सी बात डिस्कस की थी, कंजक्शन पर बेस्ड जो वॉइस के क्वेश्चन आते हैं उनको हम कैसे डील करें। तो देखिएगा एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो ये हमारा टाइप अब तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो 6 टाइप हो गए, ये 7 टाइप है। और 6 में हमने इन्फिनिटिव के बारे में पूरा सीखा था कि इन्फिनिटिव पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उनका हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कंजक्शन पर आधारित, जो लास्ट में मैंने जहाँ पर छोड़ा हुआ था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो जैसे क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिखा सबसे पहले, मान लीजिए क्वेश्चन मैंने इस तरीके से लिखा, सी asked me when he would, या ऐसे लिख लिए she would arrive। अब जैसे मान लीजिए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अब इसको थोड़ा सा इसका हमें क्या करना है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसका हमें पैसिव बनाना है। अब देखिएगा पैसिव कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैंने कहा सबसे पहले तो आपका कंजक्शन की जानकारी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर जो कंजक्शन है ना, ये व्हेन है, और व्हेन कौन सा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। और तो इसके साथ बनने वाला जो क्लॉज होगा, ये क्लॉज हमारा कौन सा हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये बातें पीछे हम लोग सीख चुके हैं, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। और बाकी ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया प्रिंसिपल क्लॉज। और ये लास्ट टॉपिक में मैंने आपको सिखाया भी था कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों एक साथ सेंटेंस में दिए गए हैं तो आप करेंगे क्या, किसका हमें पैसिव बनाना होगा। तो उस केस में केवल और केवल हम प्रिंसिपल क्लॉज को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो जैसे इसमें हम करें क्या, ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया कि ज्यों का त्यों लिखा रहेगा, ये वाला पार्ट जो का त्यों लिखा रहेगा। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, इस वाले पे। तो इसको हम क्या करें, इसको हम कन्वर्ट करें। तो हमने क्या लिखा, आई आस्क्ड है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब आ जाएगा वॉज, और यहाँ पर क्या हो गया, आस्क्ड, आई वॉज आस्क्ड, ठीक है। या फिर आप चाहें तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं बाय हर, और चाहे तो आप उसको ओमिट कर सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, आई वॉज आस्क्ड। ये केवल कितने का हमने पैसिव बनाया, ये केवल इतने का पैसिव बनाया, सी आस्क्ड मी का। और क्यों बनाया, क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। और जब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों दिए गए होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम प्रिंसिपल क्लॉज को पैसिव वॉइस में लिखते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को एज इट इज नोट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा बना आई वॉज आस्क्ड, और जो आगे का स्टेटमेंट है वो जो कहते हो जाएगा व्हेन सी वुड अराइव। तो ये होगा। जैसे एक क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, इसमें भी हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने लिखा, रमन टोल्ड मी दैट he should behave properly। अब आपसे कहा जाए इस स्टेटमेंट का आपको पैसिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस में ये स्टेटमेंट, और इसका आपको पैसिव बनाना है। अब देखो, आपको सबसे मेन चीज़ ये है कि सेंटेंस लेंदी है, तो इससे डरना नहीं कि इतना बड़ा सेंटेंस है, हमें पूरे का पैसिव वॉइस बनाना है, हम कैसे बनाएं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सेंटेंस को क्लॉजेज में तोड़ लेना है। अब यहाँ पर फिर वही दैट आपका कौन सा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। दैट्स वाई ये जो क्लॉज हमारी बनी, ये हमारी कौन सी क्लॉज बन गई, सबऑर्डिनेट क्लॉज। दिस इज आवर सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये वाली जो क्लॉज है, रमन टोल्ड मी, और इसके साथ हमने किसी तरीके का कोई कनेक्टर नहीं यूज किया, तो दैट इज वाई ये हमारी क्लॉज बन गई प्रिंसिपल क्लॉज। अब क्या करेंगे सर, इसका अगर हमें पैसिव बनाना है तो ये जो कहते हो रहेगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे। जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा आई, यहाँ पर बनेगा वॉज, यहाँ पर होगा टोल्ड, आई वॉज टोल्ड। और चाहे तो ये आपके अकॉर्डिंग, चाहे तो आप यहाँ पर बाय रमन लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको ओमिट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। बाकी ये क्या हो जाएगा, दैट, और बाकी जो नेक्स्ट क्लॉज है वो जो कहते हुए रहेगा दैट ही शुड बिहेव प्रॉपरली। तो ये हमारा टाइप कौन सा कंप्लीट हुआ, 7 वाला।
तो अब तक हम लोगों ने बारी बारी से जितने इसके टाइप थे असर्टिव से संबंधित वो सारे डिस्कस किए। अब हम चलते हैं, देखिए वॉइस और नरेशन में एक डिफरेंस और आता है, और मैंने पहले ही बताया आपको कि आप जब भी वॉइस और नरेशन पढ़ें दोनों को मिक्स ना करें, दोनों को सेपरेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो वॉइस की चीज़ आप नरेशन में मिक्स करते हैं और नरेशन वाली वॉइस में मिक्स करते हैं। अब जैसे अगला पॉइंट है, एक छोटी सी बात और डिस्कस कर लेते हैं पहले। ये देखिए वॉइस और नरेशन के बीच में एक डिफरेंस और आता है कि जब हम सेंटेंस को फॉर्मेशन के अनुसार ब्रेक करते हैं, तो फॉर्मेशन के अनुसार ये सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, यू नो वेरी वेल। और अगर फंक्शन के अनुसार आप ब्रेक करते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, और ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड आप पढ़ चुके हैं। ये असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो वॉइस और नरेशन जब आप सॉल्व करते हैं तो फंक्शन के बेस वाले सेंटेंसेस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना के बराबर पड़ती है, ठीक है, लेकिन हमें मेनली ज़रूरत इनकी पड़ती है। तो इस केस में हम करेंगे क्या, पहले तो ये जानेंगे कि जो नरेशन होता है वो 5 टाइप के स्टेटमेंट्स का हम बना सकते हैं या बनता है। जो वॉइस होता है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे 3 टाइप के स्टेटमेंट का बनता है, और 3 टाइप के स्टेटमेंट में आप जानते हैं, फर्स्ट इज आर असर्टिव, सेकेंड इज आर इंटेरोगेटिव, एंड द थर्ड इज इम्परेटिव। तो अब तक हम लोगों ने कंप्लीट किया असर्टिव से रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट हमें मिलते हैं। अब हम चलते हैं, नाउ वी वांट टू डिस्कस अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए यहाँ पर जो गलतियाँ करते हैं आप, उनको भी हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अब देखिए 2 तरीके के सेंटेंसेस इसमें मिलते हैं आपको, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, वो सारी बातें आप जानते होंगे, ठीक है। एक हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट, एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट, ये बिल्कुल बेसिक बातें आपको पता होंगी। अब इसमें हमें सीखना क्या है कि किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो एक पॉइंट जो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? पैसिव ऑफ एनी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या सेंटेंस शुड बी इंटेरोगेटिव। मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि अगर हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं जो इंट्रोगेटिव है तो उसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही होना चाहिए, ठीक है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। जैसे एक पहले एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिखा, हैव यू ब्रोकन दिस ग्लास। अब मान लीजिए इस स्टेटमेंट का आपको क्या करना है? वॉइस चेंज करना है। ये हमारा कौन सा हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। इसका हमें क्या कन्वर्ट करना है? पैसिव। अब देखिए मैं 3-4 ऑप्शन लिख रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में पूरा जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव मिलता है, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं आपको। जैसे मैं चारों ऑप्शन लिख रहा हूँ, अब इनमें से देखिए एलिमिनेट करके देखेंगे विच वन इज द बेटर या विच वन इज द बेस्ट। अब इस सेंटेंस का हम बनाने जा रहे हैं, तो हमने लिखा हैज, यहाँ पर लिखा दैट ग्लास हैज दैट ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है दिस ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय यू। थर्ड स्टेटमेंट है आपका have this glass been broken by you। और लास्ट ऑप्शन है आपका had this glass been broken by you। अब देखिए चारों ऑप्शन को हम टैली करेंगे। अब देखिए एक स्टेप जैसे मैं सॉल्व करा रहा हूँ वैसे आपको सेंटेंस में ध्यान देना होता है।
अब देखिए हैव यू ब्रोकन लिख रहा है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, दिस ग्लास, तो क्या इसको दैट ग्लास लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि यही वॉइस और नरेशन में मैंने आपको एक अंतर शुरू में बताया था कि जो अदर वर्ड्स होते हैं उनका हम इसमें चेंजेस नहीं करते। जैसे अब देखिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर दिस ग्लास लिखा है, यहाँ पर दिस ग्लास लिखा है, यहाँ पर दिस ग्लास लिखा है, यहाँ पर दैट ग्लास लिखा है, तो पहले ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो दिस ग्लास वाले हमने पिक कर लिए। अब दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिस ग्लास के अनुसार क्या आएगा, हैज आएगा, ठीक है, हैज आएगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हैज तो लगा है इसके अनुसार इसने क्या लगा रखा है, हैव लगा रखा है, दूसरा ऑप्शन हट गया। तीसरे ऑप्शन में आते हैं। अब देखिए इस ऑप्शन में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैड, और हमने क्या सीखा था, वॉइस चेंज करते समय टेंस में चेंजेस नहीं करते। तो ये चूंकि हैज या हैव लिख रहे हो तो प्रेजेंट है, हैड लिख रहे हो तो पास्ट है, दैट्स वाई ये भी गलत हो गया। अब आप इसको टिक कर दोगे तो भी गलत है, देखिएगा। अब इसको समझिएगा, एक ऑप्शन मैं और लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर ऑप्शन लिखा हैज दिस ग्लास बीन broken by you, हैज दिस ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू। अब इस स्टेटमेंट में आप टैली करके देखें तो इसमें आपको पता चलेगा कि हैज पहले है और यहाँ पर पता चलेगा हैज बाद में है। तो ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब, यहाँ पर क्या है, पहले है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। तो इसका मतलब है अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इसका जो पैसिव बनेगा वो भी इंट्रोगेटिव होना चाहिए। दैट्स वाई ये हमारा ई पार्ट करेक्ट हुआ, बी पार्ट भी रॉन्ग है। अब ये यही करता है कि कोई इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट लिखा उसने और उसमें क्या किया उसने कि उसका पैसिव उसने अफर्मेटिव लिख दिया, और हम इतनी जल्दी में रहते हैं कि हम क्या करते हैं, इसी को मार करके आगे बढ़ देते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूँ, यू हैव ब्रोकन दिस ग्लास। अब देखो क्या होगा, अब अगर इस केस में देखेंगे तो इस केस में आपका ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा, डी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये बन गया असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव का असर्टिव ही होना चाहिए, दैट्स वाई ये बी वाला हो जाएगा। तो आई होप ओवरऑल जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो ये थी कि यहाँ पर किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपको दिया गया है तो उसका पैसिव किस फॉर्म में होगा, वो भी इंट्रोगेटिव फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे वो मैंने यहाँ पर बता दिया। जैसे एक स्टेटमेंट और देखते हैं इसका, मैंने देखा अगला स्टेटमेंट, डिड यू वॉश दीज क्लॉथ्स। अब इसका आपको क्या करना है, पैसिव बनाना है। तो ये भी बिल्कुल आसान सा हो जाएगा, आप बड़े आसानी से कर लोगे। डिड लगा इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते समय वाज या वर्ब का यूज करते हैं। अब ये वाज या वर्ब कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बनेगा। अब तो यहाँ पर क्या बनेगा, वर दीज क्लॉथ्स वॉश्ड बाय यू, ये स्टेटमेंट हो गया। क्या इसको ये लिख सकते हैं, देखिएगा अब थोड़ा सा चिंतन करिएगा और ये देखिए, क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दीज क्लॉथ्स वर वॉश्ड बाय यू। ये देखिए, अब दोनों में अगर आप थोड़ा सा रीड करेंगे चीज़ों को तो आपको समझ आएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और पहला वाला इंट्रोगेटिव है, दूसरा वाला अफर्मेटिव है। क्योंकि यहाँ पर वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में है, यहाँ पर सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में है। तो दैट्स वाई जो आंसर सही होगा वो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव वाला ही इससे करेक्ट होगा। इसका मतलब ये वाला आंसर सही है, ये वाला आंसर आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव का टाइप 1। टाइप 7 में हम देख रहे थे, उसमें ए पार्ट हो गया, बी पार्ट देखते हैं। देखिए ये टाइप 7 का अब हम बी पार्ट देखने वाले हैं। बी पार्ट में हम देखेंगे पैसिव ऑफ हु। अब यहाँ पर हम में से ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं कि जब हु से बनने वाले सेंटेंस का वो पैसिव देता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो जैसे समझते हैं इसको, देखिए ये बिल्कुल आसान है। जैसे मान लिया मैंने लिखा एक स्टेटमेंट, हु टॉट साइंस, एक ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हु टॉट साइंस। अब इसका अगर हम पैसिव बनाने जाएं तो टॉट क्या हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म,
वर्ब की सेकंड फॉर्म तो वाज या वर लगाओगे। अब इसमें जैसे आप कर रहे थे एज इट इज करना है आपको। एज इट इज कैसे करेंगे भाई, हु है तो हमने हु लिख दिया, साइंस के अनुसार क्या लगेगा, वाज आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइंस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। इसके बाद क्या हो जाएगा, बाई। तो बिल्कुल आसान है भाई, पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखते थे वैसे लिखा, हेल्पिंग वर्ड लिखी, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो बिल्कुल फिक्स है पैसिव वॉइस में, फिर इसके बाद बाई। अब जैसे मान लिया इसको आप में से ज़्यादातर लोग बाई होम से बनाते हैं, तो बाई होम से भी कर सकते हैं। आप देखिए हु और होम में डिफरेंस क्या है, अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो बेहतर तरीके से ये बात आपको समझ आएगी। हु जो होता है ये क्या होता है, ये सब्जेक्ट का प्रोनाउन होता है। होम जो होता है ये किसका प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन होता है। ये किसका प्रोनाउन होता है, ये सब्जेक्ट का प्रोनाउन होता है। तो हमें करना क्या होता है कि जब हम बाय लिखते हैं ना, तो बाय इज आर प्रपोजिशन, और ये प्रपोजिशन है, तो इसके बाद जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। और हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम, तो इसलिए बाय हु नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे बाय हुम। तो रीजन आपको समझ में आना चाहिए कि बाय हुम जो हम लिखते हैं वो किस कारण से लिखते हैं। यहाँ पर बाय हु क्यों नहीं लिख रहे हैं, रीजन ये है कि ये सब्जेक्ट का फंक्शन करता है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, ये बन सकता है, दैट्स वाई। अब बाकी आपको एज इट इज करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइंस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉट, और ये इंट्रोगेटिव मार्क। अब दोनों में देखिए रेट करें, हु वाला स्टार्ट किया, हु से स्टार्ट किया तो बाय में फिनिश हुआ, और बाय हुम से स्टार्ट किया तो ये टॉट में फिनिश हुआ। इसका मतलब है कि अगर आप हु से स्टार्ट करें तो बाय में फिनिश करें, और बाय वही बाय अगर आप पहले लिख लोगे तो आपको क्या करना होगा, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म में सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। तो आई होप ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब एक अगले स्टेटमेंट में देखते, देखिए तो पहला हो गया, दूसरे पे आते देखिए। अब हु का एक दूसरा स्टेटमेंट लिया, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, who has bought this item, अब मान लीजिए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब इसको दोनों तरीके से आप बना सकते हो, हु से भी बना सकते हो, बाय हुम से भी बना सकते हो। तो देखिए पहले हु से बनाते हैं, हु, अब दिस आइटम के आंसर हैज सही है, हैज। यहाँ पर क्या लिखा, दिस आइटम। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा, क्या इस दिस आइटम को आप दैट आइटम लिख सकते हो क्या, तो ये आ जाएगा हु हैज दिस आइटम। यहाँ पर परफेक्ट है तो क्या कर दे, बीन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉट। लास्ट में क्या आ जाएगा, बाई, चूंकि हु से स्टार्ट किया। और बाय हुम से अगर आप बना रहे हो तो बाय हुम से ऐसे बन जाएगा, बाय हुम हैज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस आइटम, बीन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉट। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो करेक्ट आपका ये भी है और करेक्ट आपका ये भी है। तो आपको हो सकता है कई बार इस स्ट्रक्चर पे दे दे, हो सकता है कई बार आपको इस स्ट्रक्चर में दे दे, तो दोनों स्ट्रक्चर में वो क्या कर सकता है, आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। टाइप 7 में दो ही चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। इसमें बाकी क्वेश्चन व्हेन, व्हाइल, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं उनसे भी बन जाते हैं, हाउ मैनी, हाउ मच से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर उनमें कहीं प्रॉब्लम आ रही तो आप क्वेश्चन कमेंट करके लिख सकते हैं। तो ये सेशन के लिए फ़िलहाल इतना रखते हैं। अगले वाले में सीखेंगे हम इम्परेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें। ओके गाइज, आगे स्टार्ट करते हैं हम वो कैप्स के बाकी रिमेनिंग वर्ड्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। उन रिमेनिंग वर्ड्स में देखिएगा, अगला जो वर्ड है हमारा, उस वर्ड की अगर हम बात करें तो एक वर्ड है हमारा यहाँ पर बेवी, BEVY। बेबी क्या होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स। हालांकि लेडीज के ग्रुप को भी आप बेबी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, या फिर क्या लिख सकते हैं, लेडीज, या फिर क्या लिख सकते हैं, वुमेन, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मेमोराइज रख सकते हो। और बेबी को आप नॉर्मली कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन ही बीबी करते हैं, तो बीबी से आप याद रख सकते हो। बीबियों का समूह क्या कहलाएगा, बेबी कहलाएगा। तो ऐसे जैसे भी आपको वर्ड मेमोराइज हो सके, उससे कुछ ना कुछ इस तरीके की क्रिएटिविटी आप कर सको जिससे वर्ड आपको ईजिली मेमोराइज हो सके, तो उस तरीके से कर सकते हैं आप। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला वर्ड हो गया बेबी। इसी तरीके का सेकंड वर्ड पे आते हैं, और सेकंड वर्ड है हमारा ऑडियंस। और जैसा कि जानते हैं आप, ऑडियंस क्या होती है,
लिसनर्स का ग्रुप होता है। जैसे स्पेक्टेटर्स को हम क्या बोलते हैं, ये देखने वाले हैं, दर्शकों का समूह, उसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्टेटर। उसी तरीके से ऑडियंस क्या होती है, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन या अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिसन। तो एक ऐसे लोगों का समूह जो क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है, श्रोतागण हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑडियंस। याद करने का तरीका, ये ऑडियंस वर्ड कहीं ना कहीं ऑडियो से मिल रहा है, ठीक है, और ऑडियो किससे रिलेटेड होता है सर, साउंड से रिलेटेड होता है, तो आप ऐसे मेमोराइज कर सकते हो इसको। तो ऑडियंस ऑडियो, ऑडियंस ऑडियो, आप बार बार बोलेंगे तो वर्ड मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। इसी से जैसे ऑडिटोरियम होता है, अब प्लेस की अगर बात कर लेगा तो आपसे पूछ देगा कि ऑडिटोरियम क्या होता है। तो ऑडिटोरियम वो प्लेस होता है जहाँ पर IUM लगने से प्लेस की बात करने लगता है। तो एक ऐसी प्लेस जहाँ पर ऑडियंस बैठती है, उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिटोरियम बोलते हैं, ठीक है। तो एक ये वर्ड भी हो सकता है आपका, ये भी देखिए ऑडियो से बना हुआ है, ठीक। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, अगले वर्ड पे हम चलते हैं, और ये वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, और वर्ड है आपका BOQUET, बुके। बुके ज़्यादातर हम लोग सुनते हैं, और बुके मतलब जानते हैं आप क्या होता है, गुलदस्ता होता है, ठीक है। जैसे इसी तरीके से एक वर्ड ये आता है आपका गार्लैंड, ये फूलों की माला होती है। जैसे बुके क्या हो गया, गुलदस्ता हो गया, फ्लावर्स का जो सेज हो गया, उसको हम लोग बुके बोल देते हैं, है ना। लेकिन गार्लैंड इसी तरीके से फूलों की माला हो जाती है उसके लिए। अब ये एक छोटा सा सेशन मैं आपको करा दूंगा जहाँ पर फ्लावर्स से रिलेटेड सारे वर्ड है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ देता हूँ, जो शहीद लोग होते हैं उनके श्रद्धांजलि में जो इस तरीके से फूलों का राउंड सर्कुलर बना होता है, और इसको क्या किया जाता है, उस शहीद के डेड बॉडी पर समर्पित किया जाता है, श्रद्धांजलि देने के लिए इसको यूज करते हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। ये भी एक अच्छा वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, और उसके सिमिलर कई वर्ड मिल जाते हैं हमारे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अगला वर्ड हो गया हमारा। इसी तरीके से आता है आपका एक वर्ड आता है हमारा ब्रूड, और ब्रूड। तो ब्रूड क्या होता है, ये होता है अ ग्रुप ऑफ यंग वंस, ठीक है, यंग वंस या यंग पीपल कह सकते हैं, या यंग वंस ही कहें, इसके लिए ज़्यादा बेहतर है। अ ग्रुप ऑफ क्या लिख सकते हो आप, यंग वंस, अ ग्रुप ऑफ यंग वंस, बच्चों का समूह, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं ये। जैसे इसी तरीके से बच्चों के लिए आप क्या यूज करते हो, एक वर्ड ये भी यूज करते हो, लिटर, LITTER। और ये किन के यंग वंस होते हैं, ये यंग वंस स्पेशली डॉग के यंग वंस को हम लोग लिटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, तो जैसे पपीज बोलते हो उनके लिए, तो लिटर उन्हीं तरीके के यंग वंस के लिए आप यूज कर सकते हो। तो स्पेशली ये किसके यंग वंस हो गए, अगर आप लिखोगे तो यंग वंस ऑफ, या तो आप डॉग के लिख सकते हो या फिर आप पिग के लिख सकते हो। दोनों के यंग वंस के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड क्या यूज करते हैं हम लोग, लिटर। इसी तरीके से एक वर्ड आता है ब्रेस, BRACE। और ब्रेस क्या होता है, ब्रेस होता है जो पिजन का पेयर होता है, उसको हम लोग ब्रेस बोलते हैं, BRACE। तो ये क्या होता है, अ पेयर ऑफ पिजन्स, अ पेयर ऑफ पिजन्स, अ पेयर ऑफ पिजन्स। तो ब्रेस हम किसको बोलते हैं, पिजन के पेयर को बोलते हैं। तो पिजन का जो पेयर होगा वो क्या कहलाएगा, ब्रेस कहलाएगा। अगला वर्ड आता है आपका क्लस्टर और कंस्टिलेशन। देखिए एक वर्ड ये हो गया क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब समूह, ठीक है। इसी तरीके से आता है आपका कंस्टिलेशन, कंस्टिलेशन। ये अब दोनों में डिफरेंस है, देखिएगा CON अगर कहीं आ जाता है तो CON का मतलब क्या होता है, टुगेदर। हालांकि यहाँ CON नहीं है, कंस्टिलेशन, सॉरी स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लीजिएगा, कंस्टिलेशन ऐसे लिखेंगे। और CON कहीं पर लगाते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है टुगेदर, टुगेदर का मतलब एक साथ, ठीक है। तो ये होता है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, इसको अगर हम बोलें तो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ये स्टार्स का समूह होता है। और आपके एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में ये ग्रुप से डिनोटेड वर्ड्स आपसे पूछते ही पूछता है। जैसे क्लस्टर से होता है, ये क्या होता है, ये होता है अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स या अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्लस्टर।
और देखिए एक चीज़ यहाँ पर और आप ध्यान दे सकते हो, जैसे आप स्टार की बात कर रहे हो, ठीक है, तो स्टार के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक वर्ड ये भी लिख सकते हैं गैलेक्सी। एक वर्ड अगर आप लिखना चाहो तो गैलेक्सी भी लिख सकते हो। गैलेक्सी क्या होता है, ये मिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है, मतलब हजारों सैकड़ों, ठीक है, तारों का समूह जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्सी। तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा कंस्टेलेशन में और गैलेक्सी में। तो ये भी क्या होता है, ये भी होता है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो दोनों के दोनों स्टार्स के लिए यूज किए जाते हैं, दोनों के दोनों स्टार्स के लिए यूज किए जाते हैं। कौन कौन से, एक हो गया कंस्टेलेशन और दूसरा हो गया हमारा कौन सा, गैलेक्सी। तो कंस्टेलेशन एंड गैलेक्सी दोनों के दोनों हम किसके लिए यूज करते हैं, और दोनों के दोनों स्टार्स के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर पढ़ रहे थे CON का मतलब टुगेदर होता है, ऐसे ही यहाँ पर एक वर्ड बनता है हमारा कांग्रेस। अब देखिए कांग्रेस वर्ड में भी CON लगा हुआ है, तो इसका मतलब टुगेदर। तो जब डेलीगेट्स एक साथ होते हैं, प्रतिनिधि एक साथ होते हैं, तो उन सभी के समूह को हम लोग कांग्रेस बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स, अ ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अगला वर्ड है, ये बिल्कुल आसान सा वर्ड है। और शायद हम लोगों ने कल डिस्कस किया था क्रू के बारे में, एक वर्ड हमारा कौन सा मिल रहा था, क्रू। और क्रू क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेलर्स होता है, अ ग्रुप ऑफ सेलर्स। और सेलर क्या होता है, सेल करने वाला। सेल करने का मतलब क्या होता है, नाव को चलाना या खेना, ठीक है। तो क्रू होता है नाविकों का समूह, ठीक है, नाविक दल जिसको बोलते हो आप, ठीक, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रू। तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए कई सिमिलर वर्ड्स आपको मिलते जुलते चल रहे हैं यहाँ पर। जैसे आपने कंस्टेलेशन और गैलेक्सी पढ़ा, कंस्टेलेशन और गैलेक्सी में क्या है आपका, तो वो आपने समझ लिया कि मिलियंस ऑफ स्टार्स की बात करें तो गैलेक्सी, अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे, कंस्टेलेशन यूज करेंगे, ठीक है।